सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको विसर्ग संधि समझा रही हूँ। संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि। तो अब इसकी परिभाषा जैसे पूछ लिया जाए, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद, विसर्ग ये आपके सामने विसर्ग है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए, अ, आ, ई, उ स्वर आ जाए या कोई भी व्यंजन आ जाए। व्यंजन तो अभी इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको व्यंजन संधि के बारे में ही समझाया था और सारे व्यंजन भी बताए थे कौन कौन से हैं। तो व्यंजन आ जाए, ग, ब, ये व्यंजन है। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिए अध है, अब इसमें आप उदाहरण भी लिखेंगे, क्योंकि संधि के साथ अगर आपकी परिभाषा पूछ ली तो उदाहरण भी आप इसमें से कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं। अधे जमा गति, अधोगति। मनहे जमा बल, मनोबल। तो देखिए विसर्ग से, अब इसमें सबसे पहले है विसर्ग के नियमों में विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ में बदल जाना। अब ये कब बदलेगा विसर्ग का ओ में? यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जैसे क वर्ग में ही क, ख, ग। अब तीसरा कौन सा होगा? ग, और फिर घ, अण, या य, र, ल, व, ह हो तो इस विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। जैसे देखिए अधे जमा गति, अब ये ग क्या है? तीसरा वर्ण। तो अधे जमा गति में विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा ओ, यानी कि ओ की मात्रा लग जाएगी। अधोगति। मनहे जमा बल, मनोबल। मनहे जमा अनुकूल, मनोनुकूल। अब ये यहाँ अ आ गया। अ तो आपको नियम में पहले ही बताया था, विसर्ग से पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। इसके बाद बेटा विसर्ग का र में परिवर्तन होना। विसर्ग का र कब बन जाता है? यदि विसर्ग से पहले अ, आ से भिन्न कोई स्वर हो। ओ जब हुआ था तो उसमें अ था, लेकिन र में क्या होगा? अ, आ नहीं होगा, बल्कि अ, आ से भिन्न स्वर जैसे ई, उ, इस तरह से विसर्ग से पहले अ, आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह, ये नियम बाकी पूरे का पूरा वैसे ही है। तो क्या होगा? य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। अब जैसे देखें निहि जमा अर्थक, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? र, निरर्थक। निहि जमा धन, निर्धन। र कैसा होगा? हलंत, यानी कि आधा। तो यहाँ ये क्या है? निरर्थक। यहाँ आधा र अ है, अर्थक तो वही है, और ये आधा र और ये अ मिलकर पूरा र बना दिया। ध्यान देना बेटा इस चीज पर। अर्थक, नि विसर्ग का र हलंत आया और अ पूरा हो गया तो मिलकर क्या बना दिया? पूरा र, निरर्थक। निहि जमा धन, निर्धन। निहि जमा मल, निर्मल। ये र हलंत था, ऊपर चला गया। दुहु जमा गुण, दुर्गुण। अब ये विसर्ग से पहले अ नहीं है, अ, आ से भिन्न स्वर हैं। यहाँ ऊ है, यहाँ ई था। दुहु जमा बल, दुर्बल। दुहु जमा जन, दुर्जन। नी जमा आहार, निराहार। दुहु जमा जन, दुर्जन। दुहु जमा आचार, दुराचार। आशीहि जमा वाद, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आशीर्वाद। निहि जमा उपम, निरूपम। दुहु जमा बुद्धि, दुर्बुद्धि। बहि जमा मुख, बहिर्मुख, ये भी कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसी तरह से पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म। निहि जमा उत्तर, निरुत्तर।
ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये सारे के सारे उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हुए हैं। इसके बाद बेटा तीसरा नियम है विसर्ग का श होना। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले, और बाद में च, छ या श हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे देखिए निहि जमा चय, चय आ गया तो निश्चय बन जाएगा। श कैसा होगा? हलंत। यहाँ पर आपको पता है विसर्ग का श, अब ये श कैसा है? हलंत, यानी कि ये श आ जाएगा। निहि जमा चय निश्चय, निहि जमा चल निश्चल, निहि जमा चिंत निश्चिंत, निहि जमा छल निश्चल। तो हमने क्या बताया था? च, छ और श। च का उदाहरण आपने देख लिया, छ का उदाहरण देख लिया। अब आ जाओ श के उदाहरण पर। दुहु जमा शासन, दुशासन, और ये बेटा कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दुशासन। दुहु जमा चक्र दुष्चक्र, हरि जमा चंद्र हरीश चंद्र। तो ध्यान से इनको आपको करना है, और ये कर करके जितने बार आप अभ्यास करेंगे उतने ही आपको ये पक्के हो जाएंगे। इसके बाद अगला नियम है विसर्ग का स होना। स हलंत। विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स बन जाता है। अब विसर्ग के बाद, परे मतलब होता है बाद में, त आ जाए। देखिए जैसे दुहु जमा तर, त आ गया तो दुस्तर, यहाँ स हो जाएगा दुस्तर। निहि जमा तेज निस्तेज, निहि जमा तार निस्तार, मन है जमा ताप मनस्ताप, नमः जमा ते नमस्ते। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद दुहु जमा साहस दुस्साहस, एक ये दुस्साहस, और ऊपर के नियम में विसर्ग संधि का श वाले में दुशासन। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। दुहु जमा सह दुस्सह, निहि जमा संग निस्संग, निहि जमा संकोच निस्संकोच, निहि जमा संतान निस्संतान। इसके बाद अगला नियम है विसर्ग का श होना। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आ जाए, ई या ऊ, और विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे देखिए दुहु जमा कर्म, तो दुष्कर्म, विसर्ग का बन गया श, दुष्कर्म। निहि जमा काम निष्काम, अब ये श हलंत है इसलिए आधा आ जाएगा निष्काम। धनु जमा टंकार धनुष टंकार, निहि जमा कपट निष्कपट। चतु जमा पाद चतुष्पाद, दुहु जमा परिणाम दुष्परिणाम, निहि जमा पाप निष्पाप, निहि जमा फल निष्फल। तो ये आपको मैंने इसका नियम बताया विसर्ग का श होना। इसके बाद अगला नियम है विसर्ग का लोप हो जाना, यानी विसर्ग छिप जाना, और पूर्व स्वर, पहले आने वाले स्वर, पूर्व स्वर होता है उससे पहले आने वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। तो ये कब होगा? आपने कई बार देखा होगा। ये दो नियम हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विसर्ग का लोप होना। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी भिन्न स्वर, किससे भिन्न? अ आ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। देखिए जैसे अतः जमा एव, अतएव, विसर्ग समाप्त हो जाएगा और बाकी आपका ऐसे के ऐसे दोनों के दोनों शब्द आ जाएंगे अतएव। दूसरा था इसमें पूर्व स्वर दीर्घ हो जाना और विसर्ग का लोप हो जाना। यदि विसर्ग के आगे र हो, विसर्ग के आगे मतलब विसर्ग के बाद में र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और विसर्ग का पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। देखिए जैसे नी जमा रोग, तो यहाँ नी कैसे दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है, तो यहाँ निरोग में बड़ी ई की मात्रा आपकी आ जाएगी। उसके बाद है निहि जमा राज, नीरज, निहि जमा रज नीरज, निहि जमा रस नीरस। इसके बाद अगला नियम और ये अंतिम है आपका, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता।
अब ये हमने लोप वाला भी पढ़ लिया और विसर्ग पूर्व में स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कई बार में क्या होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग ऐसे का ऐसे आता है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं, देखिए जैसे अंतः जमा करण, तो अब विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद क या प होगा। क है अंतःकरण का क, तो अंतःकरण ऐसे का ऐसे आ जाएगा। फिर है प्रातः जमा काल, तो प्रातः काल। पयः जमा पान, पयः पान। अधः जमा पतन, अब ये विसर्ग के बाद क्या है, प। यहाँ क्या था विसर्ग के बाद क, यहाँ है प। तो विसर्ग के बाद, तो इनमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग ऐसे के ऐसे ही आते हैं। पयः जमा पान, पयः पान। अधः जमा पतन, अधः पतन। तो बेटा अब आपको विसर्ग संधि भी समझ आ गई होगी और इसी के साथ हमारा ये संधि का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।